हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट करा रहा था क्लास ट्वेल्थ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, और मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर सेकंड जो आपका है 5 ईयर प्लानिंग या गोल्स, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, इसके अंतर्गत मैंने आपको 2 पार्ट जो है अवेलेबल किए हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा वो पार्ट थर्ड से रिलेटेड रहेगा, यानी कि पार्ट थर्ड जो आज मैं आपको दूंगा वो होगा हमारा लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि लॉन्ग पीरियड्स और शॉर्ट पीरियड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम किनको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं और किनको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में आज का हमारे लेक्चर रहेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो मेरी क्लासेस है वो समझ में आ रही होगी। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, सिंगल क्वेरी भी अगर किसी की है, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें आप लोग क्या करें, मैसेज वगैरह छोड़ सकते हैं, ठीक है। और भाई, आपका अपना प्यारा चैनल है, इसीलिए एग्जाम पुंज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैं सारी कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और अच्छे ढंग और तरीके से कराऊंगा। जैसे कि हेडिंग है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड थे, लॉन्ग पीरियड्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड क्या होते हैं। आपने देखा होगा 5 ईयर प्लानिंग होती है, पंचवर्षीय योजना। कुछ सब्जेक्ट, एक सेकेंड यार, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होगा, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो 5 साल में कंप्लीट नहीं होते, यानी कि जो 5 साल से ज्यादा सालों में कंप्लीट होते हैं, यानी कि एक पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लानिंग है उसमें वो कंप्लीट नहीं होते, यानी कि कई पंचवर्षीय योजनाओं में क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। यानी कि आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर बढ़ावा दिया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या डेवलप किया गया था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम हुए वो पंचवर्षीय योजना में नहीं हुए, यानी कि एक पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लंबा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, इतने कम टाइम में 5 साल में हम उसको उद्धार नहीं कर सकते, तो हमने वेटिंग की दूसरी पंचवर्षीय योजना की, यानी उसमें कुछ सुधार तो पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया, कुछ सुधार दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया, कुछ सुधार तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया, और कुछ चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो ऐसे ही जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट 5 साल में पूरे नहीं होते उनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है, लॉन्ग पीरियड्स। और ऐसे सब्जेक्ट जो कि 5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स। समझ रहे? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार डेफिनेशन की तरफ बात कर ले, तो जैसे यहां लिखा है लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमनली टू ऑल 5 ईयर प्लान्स एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड, ठीक है, स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि एक से अधिक, यानी कि 5 से अधिक सालों में जो काम पूरे होते हैं, यानी कि 5 से अधिक सालों में, यानी कि 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो काम पूरे होते हैं उन्हीं को लॉन्ग पीरियड गोल्स कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी प्लानिंग जो कि 5 साल से अधिक समय लेती है उनको क्या बोलता है, लॉन्ग पीरियड गोल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पीरियड गोल की अगर हम बात करें तो शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक and the generally stated as as objectives of plans, यानी कि 5 साल के अंदर, यानी कि 5 साल के अंदर जो काम कंप्लीट हो जाते हैं, जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाते हैं एक पंचवर्षीय योजना में, तो उन्हीं को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड गोल्स। समझ गए? लॉन्ग पीरियड यानी कि 5 साल से अधिक सालों में कोई काम पूरे हुए उनको बोलते हैं, यानी कि ऐसी प्लानिंग जिसको कंप्लीट होने में एक पंचवर्षीय योजना से अधिक लगा, यानी कि 5 साल से अधिक टाइम लगा, उनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स। और ऐसे प्लान्स जो केवल और केवल 5 साल में कंप्लीट हो चुके हैं उनको बोलते हैं क्या, शॉर्ट पीरियड गोल्स। समझ गए? अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद लिखा है लॉन्ग पीरियड्स गोल ऑब्जेक्ट। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्ट जो है, जो ज्यादा लंबे टाइम तक चले, तो इसके कुछ फीचर्स भी ये देख लेना एक बार। जैसे जीडीपी ग्रोथ, इससे जीडीपी इंक्रीज होगी, यानी कि जीडीपी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी जीडीपी? अब जीडीपी की देखो क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ तो लिख दिया, लेकिन आपने देखो जीडीपी होता क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है, लेकिन आपको याद करनी होगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तब बोलते हैं प्रोडक्शन। समझ रहे हो? अब उसके बाद अगर हम देखें तो जीडीपी जो होती है क्या होती है, एक साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर अगर कंपनी या हम जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक साल के दायरे के अंदर, एक साल के टाइम के अंदर हम कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी को बोलते हैं जीडीपी। समझ रहे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर हम उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे तब क्या बोला जाएगा, जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर मेरे भाई? कोई दिक्कत?
अब उसके बाद हमने जीडीपी ग्रोथ तो पढ़ ली, जीडीपी ग्रोथ होगी कैसे होगी सर? अब देखो, इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। उसके बाद व्हेन द इंक्रीज ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, thus जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है उनको बढ़ाने लग रहे और उनको एक फ्लो में निकाल रहे तो क्या होगी, हमारी जीडीपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी हमारी जीडीपी। भाई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लगातार निकाले जा रही और उसको मार्केटिंग कर रही है, उसको एक्सपोर्ट कर रही है, तो क्या होगा, बेनिफिट तो मिलेगा ही। अगर कंपनी ने प्रोडक्ट बनाने बंद कर दिए या प्रोडक्ट बनाने की जो कैपेसिटी है वो कम कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, जीडीपी डाउन होगी, इनकम कम होगी। ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, और जब बिकेंगे तो पैसा अच्छा आएगा, जब पैसा अच्छा आएगा तो जीडीपी ग्रोथ करेगी, यानी कि जीडीपी जो है वो बढ़ेगी हमारी, इसका मतलब है। और दूसरा अगर हम कारण देखें तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन जीडीपी ऑन टू फैक्टर्स, जीडीपी बढ़ने के दो कारण हैं, ठीक है, दो कारणों से जीडीपी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, अपने देश के संसाधनों को बढ़ाकर, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनको बढ़ाकर भी हम जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज, सेकंड पॉइंट है हमारा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब आपके सामने एक वर्ड निकल कर आया, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। क्या होती है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी? यहाँ पे भाई दो पॉइंट से दो ऐसे कारण हैं जिससे हम अपनी जीडीपी में ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, जो हमारे रिसोर्स है उनसे भी हम क्या जीडीपी ग्रोथ कर लेंगे। उसके बाद है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मतलब आधुनिकरण की मशीनें वगैरह लगा के हम जीडीपी में ग्रोथ कर सकते हैं। यानी कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो आने वाली नई नई तकनीकें हैं उनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी में ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में जो तकनीक आ रही, जो टेक्नोलॉजी आ रही, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, उन्हीं को बोला जाता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि नई नई तकनीकें। और इनसे क्या होगा, इनसे हमारे जो काम है वो आसान हो जाएंगे और हमारा जो मार्केटिंग का जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, और जब एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगा तो हमारे प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेंगे, और जब हमारे प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे तो क्या होगा, पैसा अच्छा आएगा, जब पैसा अच्छा आएगा तो जीडीपी ग्रोथ करेगी। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है, दूसरा पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूरा रोजगार। फुल एम्प्लॉयमेंट में देखो क्या लिखा है, पूरा रोजगार बोलते हैं इसको। Those who are able to work and are willing to work must get work. This is a social objective of planning. यानी कि ऐसे लोग, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन लोग आएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर वे लोग आएंगे, ऐसे लोग जो काम करने के योग्य भी हो और काम करने के लिए क्या उत्सुक भी हो, यानी कि ऐसे लोग जो काम जानते भी हो और काम करने के लिए योग्य भी हो, और उनके अपने दिल से वो इस चीज को कहते हो कि हाँ हम वर्क कर सकते हैं। अगर ऐसे आदमी है, ऐसे कोई मजदूर है, ऐसे कोई भी मजदूर है, कोई भी ऐसा वर्कर है जो काम जानता हो और काम करने में एक्सपर्ट भी हो और काम करने के लिए उत्सुक यानी प्रेरित भी हो, उन सभी को बोलते हैं क्या हम, फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ गए? उसके बाद लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इट इंप्लाइज दैट क्या पॉइंट, दो पॉइंट है इंपोर्टेंट है, दोनों मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि हर कोई, जब ऐसा होगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हर किसी को क्या मिलेगी, हर किसी को ग्रोथ मिलेगी। यानी क्या लिखा है, मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि सभी लोगों की ग्रोथ होगी। उसके बाद में भाई नॉर्मल सी बात है, अगर सभी आदमी काम करना जानते हैं और काम करना चाहते भी है और उत्सुक यानी प्रेरित भी है, वो इंटरेस्टेड है, तो क्या होगा, सभी का डेवलपमेंट होगा इसके साथ, तो जितने भी वो लोग हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो भी ग्रोथ होगी वो सोसाइटी के सभी कैटेगरी में बटेगी आपस में, यानी कि जो भी ग्रोथ होगी वो सोसाइटी में सभी के सभी की होगी, जितनी भी कैटेगरीज हमारी सोसाइटी के अंदर है उन सभी की ग्रोथ होगी एक साथ। उसके बाद है इट अमाउंट्स टू अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। उसके बाद में है यहाँ पॉइंट नंबर थर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्विटी। इक्विटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी को बोलते हैं जो भी ग्रोथ होती है, जो भी इनकम होती है वो सभी को इक्वल रूप में क्या होना, डिस्ट्रीब्यूट होना। जो भी ग्रोथ होगी या जो भी इनकम होगी वो इनकम सभी पे बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूट हो, इसी को बोलते हैं क्या, इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्विटी। इसमें देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकॉज